तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलो, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई माना, पर ये जो क्लास 8 वाले हैं ना, तो इनसे मेरी मुलाकात जो है वो पहली बार ही हो रही है। और इसी पहली मुलाकात में मैं उनके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग तो नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को, पर हम कोशिश करेंगे उसको जितना इंटरेस्टिंग बना सके उतना इंटरेस्टिंग बना ले। ठीक है। तो मैं यहाँ पर वाइड व्यू एकेडमी के चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए किसकी क्लास, सोशल साइंस क्लास 8 क्लास के लिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर वही 3 सब्जेक्ट, इसके 3 पार्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा ज्योग्राफी। समझ गए। अब देखो, यहां से शुरू हिस्ट्री भी कर सकते हैं, सिविक्स भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, पर यहां मजा किस में आएगा, मजा आएगा ज्योग्राफी में। शुरुआत ज्योग्राफी से करेंगे। क्यों? उसका रीजन है। रीजन क्या है कि ज्योग्राफी से शुरुआत करने के बाद जो हमारा भी सोशल के लिए जो डर बना हुआ है ना, जो फियर बना हुआ है, वो फियर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो जाएगा। बिकॉज ज्योग्राफी को हम जो चैप्टर्स है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में शुरू करेंगे और सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास जो शुरू होने वाली है, दिस इज क्लास फर्स्ट, क्लास 1। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ क्लास में देखें तो ये हमारी पहली क्लास है 8 क्लास के लिए। ठीक है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, सोशल स्टडीज ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, और नेम है उस चैप्टर का रिसोर्सेज। ठीक है। चलो, आप सबकी बुक में पहला ही चैप्टर है रिसोर्सेज, और अब हम इस रिसोर्सेज की कहानी सुनते हैं, इस रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी। इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन में, अरे एक सेकंड उसको सिलेक्ट कर लो। हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन में यह बताया गया है कि जैसे ही सिविलाइजेशन आया, ठीक है, क्या बताया कि जैसे ही सिविलाइजेशन आया तो मैन जो था वो प्रॉपरली किस पर डिपेंड हो गया, नेचर पर डिपेंड हो गया। ठीक है। नेचर पर डिपेंड हो गया किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और ऑलरेडी पता है कि नेचर से हमें कई सारी चीजें मिलती हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। जैसे नेचर हमें सबसे ज्यादा सब क्या क्या देता है, फूड हो गया, ठीक है, शेल्टर रहने के लिए, कपड़े। देखो बने बनाए कपड़े नहीं मिलते, बट कपड़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब हमें मिल जाता था। ठीक है। पहले के समय में हम देखें, अगर पिछले टाइम में देखें तो जो मैन थे, जो हम लोग थे, वो क्या करते थे, इन रॉ मटेरियल्स को कंज्यूम करते थे। ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने उनका यूज करना सीखा कि हम उनको कैसे बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं। ठीक है। एफिशिएंट मैनर में। पहले क्या होता था कि लोग बागों को, ये जो एक व्यक्ति है इसको कोई जानकारी नहीं होती थी, ऐसे ही घूमते रहते थे बिना वस्त्रों के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कॉटन हुआ, नहीं कॉटन को बहुत दूर की बात होगी, उन्होंने क्या किया, पत्तों से कपड़े बनाने शुरू किए। कपड़े क्या, पत्ते चारों तरफ लपेट लिए और चलना शुरू किया। पहले वो पत्ते खा लेते थे, फिर उनको लपेटना शुरू किया, फिर उनको और बढ़े और बढ़े, और फाइनली आज हम ऐसे करके कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आई, सिविलाइजेशन के अंदर आई। इसके बाद में लोगों ने क्या सीखा कि एक सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड मतलब कि पहले वो यहां है, फिर यहां चले गए, पर अब फिर उसके बाद वो क्या सीख गए, उसके बाद वो सीख गए सेटल्ड। सेटल मतलब उन्होंने फिर क्या किया, घर बनाना शुरू किया कि अब चलो ये हमारा घर है, अब हम इस घर में क्या करेंगे, आराम से रहेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। घर चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ केव्स हो, इन द फॉर्म ऑफ हट्स हो, इन द फॉर्म्स ऑफ ब्रेक हाउस हो। अब हम वो पुराने समय की चीजों को हिस्ट्री के तौर पर नहीं पढ़ते ज्योग्राफी के पोर्शन में, बट हम उसको रिवाइज करते हुए आपके लिए लेके आएंगे एंड कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब देखो, नेचर जो है उसने भी हमें कई सारी चीजें दी।
जैसे लैंड, हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, वाटर, जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे आपकी वो मेडिसिन के लिए लीव्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वो आपका वुड हो, कई सारी चीज़ें जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। एंड आफ्टर दैट सॉइल, जो मिट्टी, ये सारी चीज़ें नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। चलो अब मीनिंग और डेफिनेशन पर आते हैं कि रिसोर्सेज की एक्चुअल मीनिंग क्या है और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, जो रिसोर्स वर्ड है, कौन सा वर्ड है, रिसोर्स, इसको हमने लैटिन वर्ड रिसर्च से लिया है, जिसका मतलब होता है राइज अगेन, मतलब दोबारा से खड़े हो जाना, ठीक है, वापस से क्या हो जाना, खड़े हो जाना, डूब गिरना, खड़े हो जाना, राइज अगेन, ठीक है। अब आ जाओ, इसका एक और लिंक है किस वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, मतलब जो रिसोर्स है, ये जो आपको रिसोर्स वर्ड दिख रहा है, ये पहले तो आपका लैटिन वर्ड से मिला हुआ है और इसी के साथ साथ वो फ्रेंच वर्ड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि रिलाइव, रिलाइव का मतलब होता है कि पुनर्जीवित, ठीक है। अब समझो कि जो रिसोर्स वर्ड है उसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो एक्चुअल मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, ध्यान से समझना, कोई भी एलिमेंट रिसोर्स कब बनता है, जब उसकी कोई इंपोर्टेंस हो और बेनिफिशियल हो हमारे लिए। एनीथिंग, मतलब आप ये समझिए, एक ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक हमारे लिए जब तक किसी तरीके से इंपोर्टेंट ना हो, ठीक है, दूसरा ये हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियल ना हो, जब तक ये दो प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी इसमें, तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि ये रिसोर्स नहीं बनेगा। ये रिसोर्स तभी बनेगा जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ इनके लिए ना जो प्रॉपर वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना, वो प्रॉपर वर्ड्स का भी हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड, अब देखो, resources are those aspects of man's environment which facilitates the satisfaction of man's want. रिसोर्सेज वो चीजें हैं एनवायरमेंट में, वो चीजें हैं इस अर्थ पर जो एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करती हैं। अब वही जरूरतें जब पूरी करती हैं, बेनिफिट देती हैं, हेल्पफुल होती हैं, तभी वो चीजें क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। अब ये माइक है, अब ये माइक मेरे लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये साउंड रिकॉर्ड करके दे रहा है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आई कैन से दैट यस इट इज आल्सो अ रिसोर्स, बट व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज, इट डजंट मैटर राइट नाउ, ओके। मीनिंग ऑफ अटेनिंग गिवन एंड्स, अब देखिए, रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज द मीन्स टू अचीव मेंस गिवन एंड्स एंड टू सेटिस्फाई वांट बाय देयर इंडिविजुअल और सोसाइटी। अब देखो क्या मतलब है इसका, तो मतलब इसका ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है बेटा, देखो दो डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई है कि रिसोर्सेज, एक तो ये है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, ठीक है। दूसरा, रिसोर्सेज वो भी है जो लोगों को क्या करें, या किसी सोसाइटी को, ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा है ना, किसी इंडिविजुअल को या किसी सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करे, उनके जीवन में जो जरूरी चीजें उससे पूरी हो सकती है उनको लेकर आए, उन सारी चीजों को रिसोर्सेस कहा गया है। क्लियर, आगे आते हैं। अब मैंने कहा था कि दो वर्ड्स मैं बताऊंगा जो एक्चुअल में क्या करते हैं कि रिसोर्सेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका यूटिलिटी, ठीक है। A particular stuff available in nature should have some utility to man. कोई भी चीज अगर नेचर में प्रेजेंट है तो उसकी जरूरत होनी चाहिए, उसकी कोई उपयोगिता होनी चाहिए, वो भी किसको, ह्यूमन बीइंग्स को। वो वर्ड ऐड होगा किसके साथ, रिसोर्सेस के साथ, तब वो चीज रिसोर्स बनेगी। मींस यूटिलिटी, वो चीज क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, तभी वो चीज क्या होगी, उस व्यक्ति के लिए एक रिसोर्स बन पाएगी। क्लियर, unless and until it is of no use if it is treated as a neutral stuff, वो चीज तब तक किसी काम की नहीं है जब तक वो किसी उपयोग में है ही नहीं, मतलब बेकार डली है,
तो उसको रिसोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट बाय द टाइम इट बिकम यूजफुल टू मैन इन एनी वे इट बिकम्स अ रिसोर्स। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही वो चीज क्या हो जाए, किसी व्यक्ति के लिए क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए, और जैसे ही वो यूजफुल हुई तो डेफिनेटली वो चीज उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी, जैसे ही कोई चीज क्या होगी, किसी व्यक्ति के लिए यूजफुल होगी। सेकंड है फंक्शन एबिलिटी, ठीक है। फंक्शन एबिलिटी का मतलब क्या है, तो कोई चीज रिसोर्स, एक तो यूटिलिटी मतलब उसका यूज होना चाहिए, दूसरा उसके काम करने की क्षमता कि वो कितना बेहतर काम कर सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स बाय इट्स फंक्शनल एबिलिटी टुवर्ड्स मैन, ठीक है। अब समझो, मतलब उस चीज के काम करने का मतलब, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दो में मैंने साथ, जब मैं पहली वाली से काम करवाता हूं तो वो 8 घंटे करती है, दूसरी से करवाता हूं तो वो 15 मिनट काम करती है, तो मेरे लिए ये वाला रिसोर्स बन जाएगा क्योंकि इसके काम करने की एबिलिटी अच्छी है, अच्छा काम करके देती है, सारी चीजें बेहतर करके देती है। तो यहाँ फंक्शन एबिलिटी मतलब वो काम करने का जो तरीका है वो कितना अच्छा है, उसकी क्या ताकत है, क्या क्षमता है, वो भी मैटर करती है, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल समझो, तो मैंने देखा कि कोयला है, कोयला है क्योंकि वो एक रिसोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो ब्लैक इन कलर है, नहीं, या फिर वो इसलिए कि वो प्लांट्स के डेड सेल से बना हुआ है, मतलब सॉरी डेड सेल्स नहीं, प्लांट्स को हाई टेम्परेचर में डेड हो गए थे, फिर वो दब गए थे, फिर वो कोयला बन गए थे, वो अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है कि एक कोयला है तो वो इस वजह से रिसोर्स नहीं है कि वो ब्लैक कलर का है और वो प्लांट्स से बना हुआ है, बल्कि इसलिए यूज में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी कोई ना कोई जरूरत है, किसके लिए, हमारे लिए। और हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज दैट मटेरियल फॉर फायरिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरली इन सम मैरिजेस वी आल्सो यूज द हार्ड कोल एंड फॉर मेनी अदर रीजंस वी आल्सो यूज कोल। सो इट्स क्वाइट क्लियर कि जो कोयला है वो अपने कलर से, अपने बना किससे है, इससे यूजफुल है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, इससे वो रिसोर्स नहीं बन रहा। रिसोर्स वो क्यों बन रहा है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई जरूरत है, किसको, हम ह्यूमन बींग्स को। क्लियर। तो ये दो वर्ड्स याद रखना, कौन कौन से, एक यूटिलिटी और एक फंक्शन एबिलिटी। एक उसका क्या उपयोगिता है, दूसरा उसकी कितनी क्षमता है। क्लियर। रिसोर्स, अब आगे आ जाओ, तो देखो रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स की जरूरतों को सेटिस्फाई कर दे, पूरा कर दे, वो रिसोर्स कहलाती है। पहली यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब वो चीज कैसी उपयोग हो सकती है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, हाउ कैन बी यूज दैट मटेरियल, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो चीज ज्यादा उपयोगिता वाली होगी वो रिसोर्स बनेगी, एंड द थिंग विच इज लेस यूजेबल एंड विच हैज नो फ्यूचर देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। क्लियर। थर्ड, any physical material become a resource when humans find them useful and attach some value to it, such as rocks, minerals, soils, rivers, plants and animals. ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है बेटा कि ये, आप सपोज कीजिए कि ये कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो उपयोगिता है, इसका जो रिसोर्स बनने का कारण क्या है, तो इसका रिसोर्स तब बनेगा कि पहले तो ह्यूमन बींग्स को क्या लगना चाहिए कि ये मेरे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। अब जैसे उनको लगा कि ये मेरे लिए यूजफुल है तो वो इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर देंगे। जब वो इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेंगे तो इसकी जो पहले क्षमता थी वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद ये और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। समझ गए। बाय डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स ओनली अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप। अब देखो रॉक्स एक रिसोर्स था जिससे हमें कई सारे पत्थर वगैरह, अलग अलग डिजाइन, सारी चीजें मिलती है, मिनरल्स थे, वो सारी चीजें थी, पर इनको हमने क्या किया, इनको हमने और एड ऑन करके हमने कई सारे मिनरल्स
खोज लिए, फिर उनको अलग अलग डिवाइड करके किसका किस जगह यूज करना है, वो सारी चीजें की। सो हम ह्यूमन बींग्स किसी भी चीज को रिसोर्स तो बनाते ही है बनाते, पर जैसे हम उसमें चीजों को ऐड ऑन करते तो वो और ज्यादा अच्छा बेहतर रिसोर्स बन जाता है। द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज कब रिसोर्स बनती है, जब उसकी कोई कीमत हो, मतलब जो उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए लाइक दिस, कि वो हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से क्या हो, यूजफुल हो, ये समझ लो आप तो, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी क्या, तो देखो पहले के समय में, हजारों सालों की पहले की बात करें तो मोबाइल फोन नहीं थे, ठीक है। अब जब मोबाइल फोन नहीं थे, आग भी नहीं थी, कच्चा मांस खाना, कच्चा सब कुछ करना, घर भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, और ये डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ, तो वहां से क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाया जा सकता है, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को हम एक रिसोर्स बना सकते हैं, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी और टाइम। टाइम का यहाँ यूज ये बताया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और टेक्नोलॉजी उसमें जुड़ती जाएगी तो नई नई चीजें और इजाद होती चली जाएगी। जैसे आप देखो डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, पहले लोगों ने आग लगाना सीखा, तभी तो उन्होंने क्या सीखा, कुकिंग करना, खाना बनाना सीखा। अगर आग लगाना ही नहीं आता तो खाना कैसे बनता, आप बताओ मुझे, नहीं बन पाता, नॉट पॉसिबल। तो पहले उन्होंने आग लगाना सीखा, कैसे सीखा, पहले पत्थर घिसे, फिर उनने वो माचिस बनाने की कोशिश की, अब लाइटर बनाए, अब इलेक्ट्रिक आने लगे, अब ऐसे रेगुलेटर घुमाओ तो गैस अपने आप जलने लगती है, अब इंडक्शन आ गए, कई सारी चीजें आ गई। मतलब शुरुआत किससे हुई, आग से, कैसे, पत्थर घिस घिस के, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों चीजें अगर साथ में जुड़ती चली जाएंगी तो कोई भी सब्सटेंस एक रिसोर्स बन जाएगा। पहले फायर, अब फायर को रिसोर्स कहना है, हाँ कहना है, क्योंकि फायर से खाना बनता है, ठीक है, यूजफुल है हमारे। इनकेस फायर इज अ फ्रेंड एंड फोय, दोस्त भी है और दुश्मन भी है, पर वो दुश्मन तब है जब आउट ऑफ कंट्रोल हो, और जब तक अनटिल कंट्रोल में है तब तक वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलो आगे बात करते हैं। वैल्यू, एक वर्ड यहाँ यूज हुआ था पीछे, आप लोगों ने देखा होगा, वैल्यू। अब इस वर्ड का क्या मीन्स है तो समझो। देखो ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा से क्या चाहता है, ग्रो करना, मतलब हम अपने आप को बढ़ाते रहे, और हमारी जो सोसाइटी है हम उसको भी क्या करते रहे, बढ़ाते रहे, ठीक है। अब देखो क्या है कि नेचर एक्वायर वैल्यू विथ रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन एंड द टेक्नोलॉजी। न्यूटन एंडाउनमेंट वर already present on earth when human appeared on the scene, but these were not of much value till human beings discovered their use and find appropriate technology to make them usable। बड़ी लंबी कहानी लिख दी है, पर मैं छोटे से शब्दों में बताता हूं इसको। तो छोटे से शब्दों में क्या है कि देखो, कोयला जो था, कोयले का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए एक कोयले का पत्थर है, ये आपका कोल है, ये हमारी अर्थ पर सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, मैं तो ये कहूंगा मिलियंस ऑफ ईयर्स से है, ठीक है, सपोजिशन मिलियन ऑफ ईयर्स से है। पर क्या ये तब इतना ज्यादा यूजफुल था, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। क्या हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स जब अर्थ पर आए, हम जब डायरेक्टली नेचर के साथ इंटरेक्ट किया, तब हमने इस कोल को एक वैल्यू दी, इस कोल को हमने क्या किया, एक कीमत दी, इसको हमने अपने लिए यूजफुल तो बनाया ही बनाया, बट हमने इसको क्या किया, एक कीमत दी, इसको इंपोर्टेंस देनी शुरू की। तब आज की डेट में कोयला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उस समय इसको वैल्यू ना देते, ठीक है, वो क्लास में भी होता है कि एक टीचर एक बच्चे को वैल्यू देता है कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, ये सब चीजें बातें का होती है क्लासरूम में, तो ऐसी चीजें नहीं है। ऐसा ही आप इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो। रिलेट का क्या है कि जब हमने इसको इंपॉर्टेंस दी, इसको वैल्यू दी, इसको अपने लिए यूजफुल बनाया, तब जाके आगे चल के एक ये रिसोर्स बन पाया है। तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है, यूटिलिटी, फंक्शनैबिलिटी और वैल्यू। वैल्यू तभी मिलेगी कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। वही मैंने एग्जांपल बताया ना कि एक रिसोर्स ऐसा है जिससे मैं 8 घंटे काम चला सकता हूं, और एक ऐसा है कि वो मेरे 15 मिनट काम का है, तो मैं 15 मिनट वाले को ज्यादा इंपोर्टेंस दूंगा या 8 घंटे वाले को? ऑब्वियस सी बात है, मैं 8 घंटे वाले को ज्यादा इंपोर्टेंस दूंगा। क्लियर?
अब देखो, अब वैल्यू कैन बी, अब वैल्यू कैसे हो सकती है किसी भी रिसोर्स की? तो सबसे पहले इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक को सीधा कन्वर्ट करो किससे? मनी, पैसे के रूप में अगर वो है तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे लिए कह सकते हैं कि हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो जस्ट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, ठीक है। लीगल, व्हेन क्लीन एयर एक्ट इज अटैच्ड टू द क्वालिटी ऑफ एयर, ये पॉइंट रहने दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। एस्थेटिक, आशावादी, जब हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ देखो जंगल कितना सुंदर है, पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, तालाबों के बारे में सोचते हैं, नदियों के बारे में सोचते हैं, एस्थेटिक, ठीक है। थर्ड, एथिकल, मतलब जो हमारी मोरल वैल्यूज क्या होती है उसके साथ जुड़ जाती है। ये जो पॉइंट है ये वैसे कंजर्वेशन का है, बट मैं यहाँ पर आपको इसको बता देता हूँ क्या, कि देखो जब हम क्या करते हैं अपने नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, क्योंकि देखो करेंटली आप लोग भी जानते हो कि जंगलों की कटाई दिन रात चल रही है, जानवरों को मारा जा रहा है, तो नेशनल पार्क्स को कंजर्व करना जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी देख सके कि हाँ अर्थ पर कई साल पहले कुछ होता था, ठीक है। चलो, अब यहाँ एक हेडिंग बनी है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, और कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर। ना लिखने का कारण यह है क्योंकि इस पे ग्राफ मैं खुद बनाऊंगा। तो देखो, जनरली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज में चाहो तो मैं इसकी आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं क्या, कि नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर, विच वी गेट फ्रॉम नेचर। और अब मैं इसमें ये नहीं लिख रहा कि हैज इट्स ओन यूटिलिटी, वैल्यू एंड फलाना ठिकाना, वो तो आप सब जानते हो, ठीक है। पर जो चीज हमें नेचर से मिलती है वो किस में आती है? नेचुरल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल आप देखो तो आपका एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन लिख लो, एयर, वाटर एंड लैंड, बाकी ईटीसी कर देंगे, क्योंकि देखो हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें यही चीजें मिलती है, हमें कई सारी चीजें नेचर से और भी मिलती है, ठीक है, जैसे आपका वुड हो गया और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम्पल देखो आप, तो एग्जाम्पल आपकी ये बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। सेकंड आपकी जो रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, एटसेट्रा, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है। अरे सर ये रिसोर्स कैसे? रिसोर्स इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम उसमें रहते हैं, अपना ऑफिस चलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। ब्रिज क्या है? एक नदी के ऊपर ब्रिज बना दिया जिससे आपको क्रॉस करने में हेल्प मिल रही है, आपके लिए यूजफुल है किसी ना किसी तरीके से। तो उसको भी किसमें कंटिन्यू उसको भी किसमें जोड़ा जाएगा? रिसोर्सेज में ही जोड़ा जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, तो आगे क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो ये जो चार्ट है, जो इस चार्ट में बताया गया है उतना ही सिलेबस में आपके अब बचा हुआ है। नहीं आप ऐसा करो कि पुरानी वीडियोस देखो फिर उससे कहो कि सर ऑन द बेसिस करके डिवाइड किया, वो सिलेबस से पोर्शन हट चुका है, ठीक है। तो छोटा सा जितना है यही पोर्शन बचा हुआ है। देखो इसमें क्या है, तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं तो उसको समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कंज्यूम करते हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होते हैं? रिज्यूम होते चले जाते हैं। मींस हम उनको कंज्यूम भी कर रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं? खत्म भी नहीं हो रहे, और वो समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं? रिन्यू होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो क्या हो रहे हैं? समय के साथ साथ रिन्यू होते जा रहे हैं और वो अनलिमिटेड अमाउंट में है। किसमें है? अनलिमिटेड।
जिनकी कोई भी कमी नहीं है। जैसे एग्जांपल लूं मैं, तो एग्जांपल में देखो बेटा आपका क्या है, वाटर, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, और ये समय समय के साथ क्या होते हैं, रिन्यू होते चले जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो किसमें, लिमिटेड क्वांटिटी में, इसमें है लिमिटेड क्वांटिटी में है, और अगर हम इनको यूज करते रहेंगे, अगर हम इनको कंज्यूम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक समय बाद ये क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेटा ये बिल्कुल तरीके से खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस इनको जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ग्रो वापस से रिन्यू होने में, मिलियन ऑफ ईयर्स कह दो, ठीक है, या थाउजेंड ऑफ ईयर्स कह दो, किसके लिए, इनको वापस से रिन्यू होने में इतना समय लग जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल इसका मैं आपको और बता देता हूं, एग्जाम्पल यही लिख देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा आपका कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम, और बाकी और भी इसके एग्जाम्पल है, बट करेंटली हम क्या करेंगे, ये दो एग्जाम्पल्स को अपने साथ में रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अभी हमने इनको डीपली नहीं पढ़ा, अभी हम इनको और डीप करेंगे, पर अभी के लिए मैंने क्या किया, आपके लिए एक बाहर से फॉर्मेट टाइप का बना दिया, जिससे आप ये समझ जाओ कि हाँ कि ये चीजें अभी हमें आगे चल के और पढ़नी है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखने वाले हैं, इससे ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर हम भी बोर होने लगते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, और जितना बेहतर, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने वाले हैं। बाकी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और बताना चाहता हूं कि जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस के जो बैच हैं वो सारे शुरू हो चुके हैं कल से, 1 अप्रैल से, जिसमें 9th और 10th की क्लास का जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो 9th की क्लास है वो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 है। 10th की क्लास भी सेम टाइम पर है, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ठीक है। 3 से 4 जो है वो मैथ्स की क्लास रखी गई है, और 4 से 5 इंग्लिश की क्लास है, और 5 से 6 आपकी साइंस की क्लास है। और 10th क्लास में भी मैथ्स की क्लास है 3 से 4, और 4 से 5 है आपकी साइंस की क्लास, और आफ्टर दैट एट लास्ट है आपकी इंग्लिश की क्लास। हमने ऑफलाइन बैचेस भी शुरू किए हैं, जिससे बच्चों को, जो ऑनलाइन बच्चे हैं हमारे साथ, वो अगर चाहे तो ऑफलाइन भी हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी डाउट्स वगैरह के लिए भी हम आपके लिए बैठे हैं। ये 9th-10th की बात हो गई, प्लस मैं आपको, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं आप लोगों को 8th क्लास के लिए भी बता दूं। तो 8th क्लास के लिए भी हमने क्या किया है, अपने बैचेस जो है वो शुरू किए हैं, वो भी 3 से 4 है, 4 से 5 है, और 5 से 6 है। तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। इसमें जो इंग्लिश की क्लास है उसको 3 डेज और 3 डेज अल्टरनेट में चला के हम चीजों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑफलाइन बैचेस की टाइमिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सो जो लोग चाहते हैं ऑफलाइन भी अगर जुड़ना तो वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।